हो गए हैं। इन 3 सालों में युद्ध की भीषणता में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद युद्ध में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शामिल विभिन्न पक्षों के समीकरण बदल चुके हैं। अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में जमी बर्फ पिघल रही है, तो वहीं यूक्रेन और यूरोप को लेकर अमेरिका का रुख भी बदला है। कहीं न कहीं इस सब के बीच सबसे पशोपेश में है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये रिपोर्ट देखिए। विनाश के 3 साल, महज 72 घंटे में यूक्रेन पर विजय का झंडा फहराने का दावा करने वाली व्लादिमीर पुतिन की सेना ने आज ही के दिन 2022 में यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। यह अलग बात है कि इसे विशेष सैन्य अभियान बताया गया। कितने 72 घंटे निकल गए, लेकिन दोनों देशों के बीच लगी युद्ध की आग आज भी धधक रही है। हालांकि इस आग पर पानी डालने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से अब जरूर हुई है, लेकिन कीव पर ताजा रूसी हमलों के साथ ये युद्ध चौथे साल में प्रवेश कर गया है। ये युद्ध यूक्रेन में जरूर लड़ा जा रहा है, लेकिन सुरक्षा पूरे यूरोप की दांव पे लगी है। लिहाजा पूरा पश्चिमी देश रूस के खिलाफ लामबंद हो गया और यूक्रेन के लिए सैन्य मदद का पिटारा खोल दिया। इसी मदद के सहारे रूसी सेना के सामने शुरुआती दौर में फिसड्डी साबित होने वाली यूक्रेनी सेना ने वापसी की। करीब यूक्रेन की 54% जमीन पर काबिज हो चुकी रूसी सेना को पीछे धकेलते हुए न सिर्फ उसे 18% क्षेत्र तक सीमित कर दिया, बल्कि रूस के कुर्स्क जैसे क्षेत्र को छीन भी लिया। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया, खेर्सन में रूस कब्जा बनाए हुए है। युद्ध से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंची है। युद्ध में मरने वाले सैनिकों का आधिकारिक आंकड़ा दोनों देशों ने जारी नहीं किया है, लेकिन दावा किया जाता है कि रूस के 95,000 जबकि यूक्रेन के 45,000 जवान मारे गए हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध की समाप्ति के लिए यूक्रेन के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। युद्ध की तीसरी बरसी पर पश्चिमी देशों के नेताओं ने जिस तरह से कीव पहुंचकर ज़ेलेंस्की के साथ एकजुटता दिखाई है, उससे यही इशारा मिलता है कि वे अब अमेरिका से इतर अपनी सुरक्षा का विकल्प ढूंढने में लग गए हैं। इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर सहमति बनने के करीब है। उप प्रधानमंत्री ओला स्टेफनिश्ना ने बताया कि इसे लेकर बातचीत अच्छी रही और सभी प्रमुख विवरणों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पिछले हफ्ते ज़ेलेंस्की ने मदद के बदले $500 अरब की खनिज समझौते की अमेरिकी मांग को खारिज कर दिया था। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्बेसडर गुरजीत सिंह, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू जर्मनी और साथ ही विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। एम्बेसडर सिंह, अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो 3 साल पूरे हो गए हैं। युद्ध वैसा ही भीषण बना हुआ है, लेकिन दुनिया भर में अगर हम समीकरणों की बात करें, चाहे अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की बात करें, जर्मनी में भी सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और वहीं अमेरिका जो कभी यूक्रेन के बिल्कुल पीछे खड़े रहता था, आज वही अमेरिका बोलता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की पॉपुलैरिटी गिर रही है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक डिक्टेटर हैं, और दूसरी ओर ज़ेलेंस्की बोलते हैं कि मैं ये पद छोड़ दूंगा, आप यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लीजिए। क्या कुछ चल रहा है 3 साल बाद? किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे हालात को? आप अगर देखें तो जो ट्रंप है वो एक आर्ट ऑफ द डील मानते हैं, तो इस समय उन्होंने एक रशिया के साथ डील कोशिश कर रहे हैं कि रूस और अमेरिका के संबंध इकोनॉमिक बेस पे आगे बढ़ जाए और शायद रूस उसके कारण चीन से थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और रूस बहुत घनिष्ठ मित्रता में बंध गए। अब अमेरिका को बहुत जरूरत है रूस के कई मिनरल्स वगैरह की, और ज़ेलेंस्की को यह बताया जा रहा है कि जो हमने तुम्हारी मदद की है उसका बिल चुकाने का मौका आ गया। तभी तो वो 500 बिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स मांग रहे हैं, और ये 500 बिलियन ही होगा, कुछ तो हो जाएगा, लेकिन उसमें भी ये चाइना+1 सोर्सिंग अमेरिका चाह रहा है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस
कम हो। तो अमेरिका की जो यूक्रेन और रूस से बातचीत चल रही है उसमें आप देखें कि चाइना के ऊपर निर्भरता अमेरिका अपनी कम करना और अपना रसूख यूरोप में बढ़ाना चाहता। उसका जो माइनस होगा वो यूरोपियन यूनियन भुगतेगी। यूरोपियन यूनियन शुरू से ही रशिया से नाते तोड़ने में नहीं संतुष्ट थी, लेकिन उनको तोड़वाया गया। तो अब जो आपने तस्वीरें दिखाई कि आज के दिन जब 3 साल हुए युद्ध को, कई यूरोपीय नेता कीव में हैं और उन्होंने यूक्रेन का समर्थन करने की अपनी घोषणा बनाई रखी। लेकिन जो आपने कहा नेटो, अमेरिका ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि नेटो में तो हम यूक्रेन को लेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो रूस से कोई बातचीत नहीं हो। तो अब जो ये यूरोपियन हैं वो कह रहे हैं, यानी कि जो पूरे हालात बने हुए हैं इसमें एक तरफ युद्ध को रोकने के लिए बातचीत भी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं घाटे में है तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। जी बिल्कुल। तो यूरोप भी चाहता है कि सीज फायर हो, लेकिन जो सीज फायर की प्री निगोशिएशन है उसमें यूरोप हिस्सेदार नहीं है, ना यूक्रेन हिस्सेदार है। तो वो चाहते हैं कि हमें भी इसका हिस्सेदार बनाया जाए। अब हो सकता है कि अमेरिका रूस के साथ एक समझौता कर ले मैक्रो लेवल, उसके बाद जो यूक्रेनियन पीस कॉन्फ्रेंस हो उसमें यूक्रेन और यूरोप को बुलाया जा सकता है, हो सकता। चलिए, ये काफी महत्वपूर्ण होगा आने वाले दिनों में देखना कि जो बातचीत चल रही है अमेरिका और रूस के बीच में युद्ध को रोकने के लिए। हालांकि अमेरिका की ओर से कहा गया है कि वो ज़ेलेंस्की को भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन यूरोपीय यूनियन को लेकर के उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें यूरोपियन यूनियन की ज़्यादा भूमिका नहीं है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाले दिनों में देखना कि किस तरह से इस युद्ध को रोका जाता है और किस तरह से और क्या कुछ वो समझौते होते हैं जिस पर इस युद्ध को रोका जाता है। एम्बेसडर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों खबरों पर अपना विशिष्ट विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।